तो जब भी अगर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि जब भी कोई इवेंट सिस्टम में जनरेट होगा तो उस इवेंट के करस्पॉन्डिंग जो है एक इंटरप्ट भी क्या होगा, जनरेट होगा। और जैसे इंटरप्ट जनरेट होगा उस इंटरप्ट की हमें हैंडलिंग करनी पड़ेगी। अब ये जो इंटरप्ट जनरेट होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। हमने कहा कि इंटरप्ट जनरेट हुआ तो उसकी हैंडलिंग करनी है, ठीक है। तो क्या सारे के सारे इंटरप्ट की हैंडलिंग तुरंत करनी जरूरी है? तो जवाब है नहीं। यानी इंटरप्ट्स को लेके हम लोग दो बातें बोलेंगे। एक को बोलेंगे कि ऐसे इंटरप्ट्स जिनको तुरंत हैंडल करने की जरूरत नहीं है, और दूसरे कैटेगरी में ऐसे इंटरप्ट्स होंगे जिनकी हैंडलिंग हमको तुरंत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल, आईवीटी, ठीक है। तो आईवीटी में इंटरप्ट के नंबर्स जो है वो लिखे गए होते हैं, ठीक है। और उन नंबर्स पे कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट करना है ये चीज इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जो है लिखी गई होती है। तो जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होगा जिसको हमें हैंडल करना है तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे कहाँ, आईवीटी में, इंटरप्ट वेक्टर टेबल में। वहां पे उस इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग जो सेट ऑफ कोड्स हैं जो कि हमको एग्जीक्यूट कराने हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे आईएसआर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। तो हम लोग उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जाएंगे और उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। इसीलिए देखो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है ना कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन, ठीक है। तो इंटरप्ट्स जनरेट हो रहे हैं और उन इंटरप्ट्स की हम लोग हैंडलिंग कर रहे हैं। एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। तो जो ट्रैप होते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहां बात हो रही है सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट की, तो मन में एक बात आई होगी कि क्या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेटेड जो इंटरप्ट है तो उसके करस्पॉन्डिंग हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट भी होते हैं? तो जवाब है हाँ, हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इंटरप्ट को कैटेगराइज करें तो हम लोग एक कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या बोलेंगे कि इंटरप्ट्स हार्डवेयर भी जनरेट कर सकता है और इंटरप्ट सॉफ्टवेयर भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। और हैंडलिंग को लेके अगर हम लोग बात करें तो हैंडलिंग को लेके हम लोग दो बातें करेंगे। कुछ ऐसे इंटरप्ट्स होंगे जिनकी इमीडिएट हैंडलिंग करनी पड़ेगी और कुछ ऐसे इंटरप्ट्स होंगे जिनकी हैंडलिंग जो है हम लोग कुछ समय के लिए डिले करा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो ये हैंडलिंग करने वाली बात उठ रही है तो कौन हैंडल करेगा? तो हैंडल करने के लिए सेट ऑफ कोड्स होते हैं, ठीक है। और उन कोड्स को हमें एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो वो कोड्स जो है उन्हीं को हम लोगों ने क्या बोला है, आईएसआर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स, ठीक है। अब जो भी जैसे हम लोगों ने कहा था कि प्रोसेस है, तो प्रोसेस को लेके प्रोसेस के दो आइडेंटिफायर हैं। एक आइडेंटिफायर है प्रोसेस का नाम और दूसरा आइडेंटिफायर क्या है? तो दूसरा आइडेंटिफायर है वो है प्रोसेस की आईडी, ठीक है। तो प्रोसेस की आईडी और प्रोसेस का नाम, ठीक है। उसी तरीके से जो ये इंटरप्ट की बात उठ रही है तो इंटरप्ट के लिए भी अपने पास दो आइडेंटिफायर होंगे। एक को हम लोग बोलेंगे इंटरप्ट नेम और एक को हम लोग बोलेंगे इंटरप्ट का आइडेंटिफायर।
तो ये जो इंटरप्ट आइडेंटिफायर्स होते हैं ये हमारे सिस्टम में जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में उनकी इंडेक्सिंग होती है और वो एक टेबल में रखे गए होते हैं, बिल्कुल हैशिंग जैसा कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से क्या खोजेंगे कि इंटरप्ट का नंबर क्या है, और वो जो टेबल है उसमें दो कॉलम है। पहले कॉलम में क्या लिखा गया है, तो इंटरप्ट का नंबर, और दूसरे कॉलम में क्या लिखा गया है, तो दूसरे कॉलम में लिखा गया है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो सर्विस एग्जीक्यूट होगी उस सर्विस का एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या बोला, ISR। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें, इवेंट जनरेट होगा, इंटरप्ट आएगा, इंटरप्ट की हैंडलिंग होगी। इंटरप्ट की हैंडलिंग कैसे होगी, तो ISR का इस्तेमाल करके होगा। इंटरप्ट कितने तरीके के होंगे, तो इंटरप्ट दो तरीके के होंगे, एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड होगा, एक हार्डवेयर जनरेटेड होगा। और इंटरप्ट को उनके हैंडलिंग टाइम को लेकर अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के, एक होगा जिसकी हैंडलिंग हमको इमीडिएट करनी है, और दूसरे की हैंडलिंग जो है हम थोड़े समय के बाद भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ इंटरप्ट की हैंडलिंग को लेकर कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, अभी पोलिंग और वेक्टर्ड सिस्टम को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पोलिंग और वेक्टर्ड सिस्टम को लेके जो है अभी हम लोगों को परेशान नहीं होना है। अभी मैं आगे इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जो इंटरप्ट्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो जब इंटरप्ट्स जनरेट होंगे तो कुछ ऐसे इंटरप्ट्स होंगे जिनकी हैंडलिंग हमको तुरंत करनी पड़ेगी। तो जब हम लोग हैंडलिंग तुरंत करने की बात करेंगे तो हमारा सिस्टम जो कोई टास्क क्या कर रहा होगा, एग्जीक्यूट करा रहा होगा, हमें इमीडिएटली उस टास्क को क्या करना होगा, हमें इमीडिएटली उस टास्क को जो है सस्पेंड करना होगा, और CPU हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और कुछ जो ऐसे इंटरप्ट्स हैं जहाँ पे हमको करना क्या है कि जिनके हैंडलिंग के लिए करस्पॉन्डिंग ISR रूटीन्स हैं उनको जो है हम लोग बाद में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो उस केस में हम लोग चाहें तो अपने CPU को जो है बिजी रख सकते हैं। जैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो डिवाइसेस के साथ जब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट होगा। अब ये जो डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन को लेकर बात हो रही है, यहाँ पे तीन बातें, ठीक है। देखो, इस स्लाइड से ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। ये डायग्राम जरा देखो, ये डायग्राम जो है इसी स्लाइड के बारे में, और ये डायग्राम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। हम लोग यहाँ जो दो फिगर देख रहे हैं उन दोनों फिगर्स को अगर देखो तो यहाँ पे दो बातें उठ के आ रही है। एक को हम बोल रहे हैं सिंक्रोनस और एक को हम लोग बोल रहे हैं एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस में क्या हो रहा है, तो सिंक्रोनस में कोई एक प्रोसेस है जो किसी हार्डवेयर के साथ जो है कुछ डेटा एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो होगा क्या कि जब सिंक्रोनस की बात होगी तो हमने कहा कि एक इवेंट जनरेट हुआ तो उस इवेंट को हमें कंज्यूम कराना। तो सिंक्रोनस मोड में क्या होता है कि जब भी कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है, तो जब तक, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया कि डेटा ट्रांसफ़र होना है, ठीक है, किसी डिवाइस से किसी प्रोसेस में डेटा ट्रांसफ़र होना है, तो जब तक डेटा पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक हमारा प्रोसेस जो है वो सस्पेंडेड स्टेट में रहेगा। हमारा CPU जो है किसी दूसरे प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो ये जो सिंक्रोनस वे है
कम्युनिकेशन का, इसको कई बार हम लोग प्रोग्राम्ड आईओ भी बोलते हैं। कई बार इसको हम लोग प्रोग्राम्ड आईओ भी बोलते हैं। ठीक है, तो जरा प्रोग्राम्ड आईओ के बारे में हम कुछ चीज़ों को बोल रहे हैं, उसको जरा तुम लोग लिखो। प्रोग्राम्ड आईओ लिखो। डेटा ट्रांसफर बिटवीन द IO device and memory takes place through the CPU आगे लिखो। The CPU cannot execute any other instructions while an IO operation is in progress. दूसरा है इंटरप्ट आईओ। इंटरप्ट आईओ में क्या है? द सीपीयू इज फ्री टू execute other instructions the CPU is free to execute other instructions after executing the IO instruction. However, an interrupt is raised when a data byte is to be transferred between the IO device and memory, and the CPU executes interrupt servicing routine which performs transfer of the byte. This sequence of operations is repeated until all bytes get transferred. While all bytes get transferred. ये जो इंटरप्ट आईओ है, इसी को हम लोगों ने एसिंक्रोनस कहा हुआ है।
अब जरा देखो तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जब हम लोग बोल रहे हैं सिंक्रोनस, तो हमारा सीपीयू पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, हमारा सीपीयू पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, और जब तक डेटा ट्रांसफर हो नहीं जाएगा तब तक हमारा सीपीयू जो है कोई काम नहीं करेगा। इवन किसी दूसरे प्रोसेस के किसी इंस्ट्रक्शन को भी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं एसिंक्रोनस, तो हमने कहा कि यहाँ पे एक रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन कैसा है कि जब भी डेटा ट्रांसफर होने की बात होगी, एक इंटरप्ट जनरेट होगा, उस इंटरप्ट की हैंडलिंग की जाएगी। ठीक है, आईएसआर इन्वोक हो गया, आईएसआर एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू अभी फ्री है, सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकता है। ठीक है, तो सीपीयू को जो यूज करने की बात हो रही है, उसके आधार पे देखो तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में बेटर यूटिलाइजेशन किसका है, सीपीयू का कहां पे हो रहा है, तो एसिंक्रोनस में हो रहा है। ठीक है, अब आता है तीसरा कंसेप्ट जिसको बोलते हैं डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए क्या होता है, यहां सीपीयू का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सीपीयू का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, सिंक्रोनस में क्या था, सीपीयू पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। एसिंक्रोनस में इंटरप्ट जनरेट हो रहे हैं, सीपीयू उनकी हैंडलिंग करा रहा है। ठीक है, और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी करा रहा है, एसिंक्रोनस। डीएमए में कहा गया कि जब भी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो ये कम्युनिकेशन सीधे सीधे जो है बसेस के ऊपर होगा। और डीएमए की बात जब हम लोग करेंगे, तो जब भी डेटा ट्रांसफर होगा, इस डेटा ट्रांसफर में सीपीयू का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है और डीएमए है, तो ये बताओ कि कहां पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा डीएमए में, क्योंकि डेटा ट्रांसफर होने का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें सीपीयू को कोई भी काम करना ही नहीं है। यानी हमारा सीपीयू पूरी तरीके से फ्री है, और हमारा सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट करा सकता है। लेकिन एसिंक्रोनस में हमारे सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट क्या है, थोड़ा कम है। किसकी अपेक्षा थोड़ा कम है, तो सिंक्रोनस की अपेक्षा थोड़ा कम है। लेकिन सिंक्रोनस में तो हमारा सीपीयू पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। जब तक हमारा कंप्लीशन, डेटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हमारा सीपीयू जो है वो कोई भी काम जो है नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहां एक डायग्राम दिया गया है जिसमें डिवाइस स्टेटस टेबल की बात की जा रही है। तो हम लोगों ने देखा था कि डिवाइस कंट्रोलर्स, जो भी डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस के कंट्रोलर्स होते हैं, और वो जो कंट्रोलर होते हैं वही उन डिवाइसेस की एक्टिविटी, उनके वर्किंग को जो है गवर्न करते हैं। ठीक है, हर डिवाइस के पास अपना एक स्टेटस टेबल होता है। ठीक है, तो जब हम लोग स्टेटस टेबल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि किस डिवाइस को, हो सकता है कि देखो डिवाइसेस को लेकर दो ही बातें हैं, डिवाइसेस के दो ही स्टेट हो सकते हैं, या तो हमारी डिवाइस फ्री होगी, या फिर हमारी डिवाइस क्या होगी, बिजी होगी। ठीक है, तो अगर हमारी डिवाइस क्या है, फ्री है, उसके पास करने के लिए कोई टास्क नहीं है,
और मेरा कोई प्रोसेस उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करना चाह रहा है, तो वो सीधे उस डिवाइस को क्या करेगा, यूज करेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारी डिवाइस जो है वो ऑलरेडी यूज की जा रही हो, ठीक है। तो अगर हमारी डिवाइस बिजी है तो हमें करना क्या होगा, हमें वेट करना होगा, ठीक है। और जब हम लोग बात करेंगे मल्टी यूजर की अगर हम लोग बात करें, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करने के लिए जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनकी संख्या एक से ज्यादा होगी। तो उस केस में क्या होगा, तो हम लोगों को एक क्यू का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि डिवाइस अगर बिजी है तो हमारे प्रोसेस को वेट करना है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं जिनको वेट करना है, तो इस केस में हमको क्या करना होगा, तो इस केस में हमको एक क्यू जो है मेंटेन करना होगा। तो ये जो सबसे नीचे वाला जो डायग्राम दिख रहा है जिसमें ना कि डिवाइस कौन सी है, तो डिस्क यूनिट 3, स्टेटस क्या है, बिजी है। तो यहां जरा देखो, तो ये चीज इट इज अ क्यू, ये क्या है, क्यू है। और बहुत सा एक से ज्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो डिवाइस स्टेटस टेबल भी क्या होता है, मशीन में मेंटेन किया जाता है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये स्टेटस टेबल केवल डिवाइसेस के लिए है, तो जवाब है नहीं। जो भी अपने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल हैं चाहे वो लॉजिकल हैं, उनके लिए क्या होगा, एक क्यू जो है हम लोग बना के रखें। जैसे तुमने कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें तुम्हारा प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर फाइल को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, चाहे रीड करना हो फाइल को चाहे राइट करना हो, हमें फाइल को सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल अगर ओपन है इट मीन्स कि फाइल इज इन यूज। It doesn't matter whether you are performing read operation on the file or you are performing write operation on the file. File is open, it means file is being used, ठीक है। अब तुम्हारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। जब तुम्हारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ तो तुमने फाइल को क्लोज ही नहीं किया। तो जब फाइल क्लोज नहीं हुई तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या लगेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लगेगा कि अभी भी ये फाइल क्या हो रही है, किसी एप्लीकेशन के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। तो जब भी रिसोर्सेस की बात होगी तो रिसोर्सेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी ओर से दे रहा है, जैसे हमने कहा मेमोरी, तो प्रोसेस जब मेमोरी से बाहर होगा या प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ख्याल रखेगा कि ये प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो गया। जब ये बाहर जा रहा है तो मैंने इसको जो मेमोरी दी है उस मेमोरी को हम क्या करें, वापस ले लें। लेकिन अगर तुम्हारा प्रोसेस जो है वो किसी फाइल को ओपन कर रहा है तो अब ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी हो गई है कि प्रोग्रामर इस बात को बताए कि अब जो है हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है और अब मुझे इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। यानी देखो, तो या तो जो बोलने का मेरा मतलब है या तो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अपना प्रोग्राम, तो जो भी एंटिटी जो कोई रिसोर्सेज देगी उसको अपने दिए गए रिसोर्सेज का हिसाब रखना है और वापस वो सारे रिसोर्सेस
वापस ले लेने चाहिए, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और फाइल हमारी ओपन की ओपन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ जो मेन फोकस है वो डिवाइस स्टेटस टेबल को लेके है, ठीक है। तो क्यू बनेगा। अब कोई पूछे कि बताओ कि क्या जो है क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को हर हाल में मेंटेन करना जरूरी है डिवाइसेस को लेके, तो तुम्हारा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, मल्टी यूजर नहीं है, इन तीनों में से कोई, मतलब ये तीनों तो अलग अलग चीजें हैं, मल्टी यूजर नहीं है, मल्टीटास्किंग नहीं है और मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, तो हमको किसी भी डिवाइस के लिए कोई भी क्यू मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अब एक टाइम पे एक यूजर के एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहा है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन होगी कि हमारे पास हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर है, हम एट अ टाइम केवल एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 1 है, तब किसी भी डिवाइस के लिए क्यू को मेंटेन करना जरूरी नहीं है। आगे आते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसके बारे में जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और डीएमए, ठीक है, ये चीज डिस्कस हो चुकी है। ये स्टोरेज स्ट्रक्चर है। स्टोरेज स्ट्रक्चर को देखो तो हम लोग मेमोरी को दो तरीके से बांट रहे हैं। एक को बोलते हैं मेन मेमोरी और एक को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जब हम बोलेंगे मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, यानी जब तक पावर सप्लाई रहेगा तब तक इस मेमोरी एलिमेंट में वैल्यूज परसिस्ट करेंगे, और जैसे ही पावर सप्लाई को हम लोग ऑफ करेंगे, जो भी वैल्यू इसमें पड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होगा, जो चीज एक बार स्टोर हो गई, अगर तुम पावर ऑफ भी कर रहे हो तो भी जो है वो वैल्यू परसिस्ट करेगी, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टोरेज हायरार्की है, स्पीड, कास्ट और वोलाटिलिटी की बात हो रही है, ठीक है भाई। जब तुम नीचे से ऊपर जाओगे, सेकेंडरी से जब तुम प्राइमरी की तरफ जाओगे, तो जो मेमोरी है वो वोलाटाइल होगी, मीन्स पावर सप्लाई बंद, डेटा लॉस। स्पीड, सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। कास्ट, कास्ट भी हमारी बढ़ेगी। याद करो कि जब हम लोगों ने क्लास में बात किया था तो हमने कहा था मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि कम से कम कास्ट पे ज्यादा फास्ट और ज्यादा स्टोरेज अचीव करना, ये ऑब्जेक्टिव है किसका, मेमोरी हायरार्की का। याद करो वो हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था, एवरेज कास्ट पर बाइट, तो उसमें एक एक्सप्रेशन आया था ना, सिग्मा ऑफ सी आई इंटू एस आई अपान सिग्मा ऑफ एस आई। अगर हम लोग टू, जैसे हमने जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो वो कुछ ऐसा था, सिग्मा ऑफ सी आई इंटू एस आई अपान सिग्मा ऑफ एस आई। अब यहाँ आई की वैल्यू एक से लेके एन और यहाँ आई की वैल्यू एक से लेके एन। अगर हम लोग ये कहें कि मेरे मेमोरी हायरार्की में केवल दो ही लेवल है, तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू
S1 प्लस C2 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2, ऐसा एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने हाउस टेस्ट में भी देखा था, याद है? तो मेमोरी हायरार्की का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेमोरी हायरार्की का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एवरेज कास्ट जो है कम से कम रखें और ज्यादा से ज्यादा हमको क्या मिलना चाहिए? तो स्पीड और स्टोरेज। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है। मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब तो जब नीचे से ऊपर की तरफ तुम जाओगे यानी तुम सेकेंडरी से जो है मूव कर रहे हो कहाँ? प्राइमरी की तरफ। ठीक है, रजिस्टर और कैश, ध्यान दो, सीपीयू जब भी कोई डेटा मांगेगा तो वो डेटा किससे मांगेगा? प्राइमरी मेमोरी से मांगेगा। ठीक है, सीपीयू जो है कैश के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करता है। कैश जो है वो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में बैठा हुआ है। क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं दूसरे रो या तीसरे रो में किसी बच्चे से जो है मैं एक ब्लैंक पेपर में मांग रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बीच में जो है कुछ बच्चे बैठे हैं, उसमें से किसी एक ने मुझे ब्लैंक पेपर जो है सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मुझे एक ब्लैंक पेपर जो है किसी ने सप्लाई कर दिया, तो मेरा काम हो गया, बट मैंने डिमांड किससे किया था? उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से किया था, न कि बीच वाले किसी व्यक्ति से किया था। ठीक है, अच्छा, कैश में जब भी चीजों को हम लोग स्टोर करेंगे तो वो स्टोरेज जो है किसी रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि पेजेस को हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी थी, उसी तरीके से हम लोग कैश में से चीजों को हटाएंगे। ठीक है, रजिस्टर, ध्यान दो, रजिस्टर वेरिएबल्स जो होते हैं, रजिस्टर में जो कुछ भी चीजें हम लोग स्टोर कराते हैं उन, जैसे सी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं तुम लोगों को समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि सी में जो रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं तो उन रजिस्टर वेरिएबल के एड्रेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है। ठीक है, जो सीपीयू के ऊपर ही क्या होती है? माउंट होती है। ठीक है, तो आज जो है हम इतना रहने देते हैं।